Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. Today we are going to deal with BSOC 103 Introduction to Sociology. आज हम इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. सो मैं आपको अभी दो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देने वाली हूँ कि अगर आपको इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस एंड यहाँ पे आप इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट को टाइप करके. इन केस कोई भी इशू आता है आपको परचेज़ करने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी. ओके, यहाँ पे आपको क्लास के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड इन conflict theory. Conflict theory is an important sociological perspective that explains society as a place where different groups compete for power, resources, and opportunities. It was mainly developed by Karl Marx, who believed that conflict between social class is a driving force of social change. In recent years, conflict theory has expanded beyond class conflict and now studies many other forms of inequality एंड पावर स्ट्रगल. सबसे पहले हम समझते हैं कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या होती है. कन्फ्लिक्ट थ्योरी सोशियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो सोसाइटी को एक ऐसी जगह के रूप में देखता है जहाँ अलग अलग ग्रुप पावर, रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कंपटीशन करते हैं. सो इस थियोरी को मेनली जर्मन फिलोसोफर दैट इज़ कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था. एंड इनके अकॉर्डिंग दो मेजर क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ फर्स्ट है रिच एंड सेकेंड है पुअर. तो कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि इन दोनों क्लासेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट ही सोशल चेंज का मेन रीज़न है. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट थियोरी है सिर्फ क्लास स्ट्रगल तक लिमिटेड नहीं रही. अब ये थियोरी जो है वो कई नई डायमेंशंस को कवर करती है, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, पावर स्ट्रगल हो गया. अब ये चीज़ों पर स्टडी की जाती है. क्या आपको इतना समझ में आता है? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. Focus on multiple forms of inequality. One of the recent trend conflict theory is the study of different type of inequalities. Earlier, conflict theorists mainly focused on economic class differences between rich and the poor. Today, they also examine conflicts based on gender, race, caste, ethnicity, religion, and age. Researchers study how these inequalities create social tension and affect people's lives. अब सबसे पहली बात होगी यहाँ पर इनइक्वालिटी के बारे में. पहले कन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे फोकस करते थे, मतलब रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंसेस हैं सिर्फ उन पे ही स्टडी की जाती थी. लेकिन आज के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो समझते हैं कि इनइक्वालिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती है. लेकिन आज सोशियोलॉजिस्ट समझते हैं कि इनइक्वालिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती है. ठीक है, इनइक्वालिटीज़ किस पे बेस्ड होती है? जेंडर पे, रेस पे, रिलीजन पे, एज पे. कोई लड़का है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कोई लड़की है तो उसके लिए चीज़ें अलग होगी. रिलीजन बेस पे चीज़ें चलती है. कास्ट एंड रेस को भी देखा जाता है. तो रिसर्चर्स अब क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो इनइक्वालिटीज़ है इस पे भी अपनी रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है, जो सोशल टेंशन क्रिएट करती है, जो लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है, इस पे भी आप स्टडी हो रही है. ग्लोबलाइजेशन एंड कन्फ्लिक्ट. मॉडर्न कन्फ्लिक्ट थियोरीज एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी. They argue that globalization has increased economic competition and widened the gap between rich and the poor countries. Large multinational companies often have more power than local communities, leading to conflict over job, resources and economic opportunities. अब किसकी बात हो रही है? ग्लोबलाइजेशन को लेकर, कि इसका मतलब क्या होता है? दुनिया की कंट्रीज़ का इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल पर इंटरकनेक्टेड होना. ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही तो होता है, करेक्ट. कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि रिच कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है. मल्टीनेशनल कंपनीज़ पावरफुल होती जा रही हैं. लोकल इंडस्ट्रीज़ का जो कंपटीशन है उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है. एंड जॉब एंड रिसोर्सेज के लिए कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते जा रहे हैं. एक छोटी जॉब के लिए भी इतना कंपटीशन फेस करना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं है. तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड हो रही हैं? ग्लोबलाइजेशन एंड कन्फ्लिक्ट के बीच में.
Technology and digital inequality. Another recent trend is the study of technology and digital inequality. Access to the internet, computer, and digital skills is not equal for everyone. Conflict theorists examine how technology can increase the power of some group while leaving others behind. Social media, online surveillance, and control of information are also important areas of study. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि सबके लिए ये जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, इसका एक्सेस होना इजी नहीं है. ठीक है, हम जैसे कि सिटी में रहते हैं, हमारे लिए इजी है, लेकिन कुछ लोग गांव में रहते हैं, उनका ये सब एक्सेस कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं है. अब आप सोचिए कि हम घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई गांव में बैठा है, उसे मैन्युअली जाना पड़े टिकट बुक करवाने. करेक्ट. तो एक इंसान घर बैठे सारा काम कर पा रहा है, लेकिन वहीं कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं वही छोटे से काम करने के लिए. तो सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन सर्विलेंस हो गया, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं स्टडी के लिए. ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनइक्वालिटी की. कुछ लोग बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं इन चीज़ों को एक्सेस करने में. ओके, अब आता है एनवायरमेंटल कन्फ्लिक्ट. लेट्स सी. Conflict theory now pays greater attention to the environmental issues. Conflict arise over the use of natural resources such as water, land, forest, and minerals. Environmental problems often affect poorer communities more than wealthy group. Therefore, conflict theorists study environmental justice and unequal distribution of environmental benefit and risk. अब यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है? एनवायरमेंटल पे, कि एनवायरमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. आप ओवर यूज़ मत कीजिए किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को, बहुत वेस्ट मत करो, लैंड का ध्यान रखो, फॉरेस्ट का ध्यान रखो, मिनरल्स को अच्छे से इफ़ेक्टिवली यूज़ करो ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसे यूज़ करे. ठीक है, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स की वजह से पुअर कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट होता है. जो वेल्दी ग्रुप है उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी स्टडी एनवायरमेंटल जस्टिस एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड रिस्क. तो जो कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एनवायरमेंटल जस्टिस पे स्टडी कर रहे हैं, साथ में ही जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स का, उस पर भी वो लोग स्टडी कर रहे हैं. Identity and social movements. Recent conflict theory also focus on identity-based movements. Movement related to women rights, civil rights, caste equality, and LGBTQ+ rights challenges existing power structure. Conflict theorists view these movements as efforts by disadvantaged groups to gain equality, recognition, and social justice. रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स पर भी फोकस करती है, जैसे कि वुमेन राइट हो गए, सिविल राइट हो गए. तो ये मूवमेंट्स एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं कि इन लोगों को क्या नहीं मिल पाया है, इक्वालिटी नहीं मिल पाई है, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, सोशल जस्टिस इन लोगों को नहीं मिल पाया. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई इक्वल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो पावर इम्बैलेंस को चैलेंज कर रहा होता है कि हमें राइट्स नहीं मिले, हमें इक्वालिटी नहीं दी गई, हमें रिकॉग्निशन नहीं दिया गया. तो कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट कहते हैं कि ये मूवमेंट्स सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? मूविंग ऑन टू कंक्लूजन. Recent trends in conflict theory shows that it has become broader and more relevant to modern society. It now examines not only class struggle but also conflict related to gender, race, caste, technology, globalization, and environment. These new approaches help us to understand how power and inequality continue to shape social life and bring अबाउट सोशल चेंज. अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है. ठीक है, अब सिर्फ पैसों को लेकर इनइक्वालिटी नहीं रह गई है, अब जेंडर, रेस, कास्ट में भी इनइक्वालिटी आई है. तो इन्हीं पर स्टडी की जा रही है और ये जो नए अप्रोचेस हैं ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि किस तरह से पावर और इनइक्वालिटी हमारी सोशल लाइफ को चेंज करती है और किस तरह से हमारी लाइफ भी अफेक्ट करती है. Let's move on to next question. Write a note on third wave feminism.
Third wave feminism is a feminist movement that began in early 1990s. It emerged as a response to the limitation of second wave of feminism. While the second wave mainly focused on the issues such as equal rights, workplace discrimination, and reproductive rights, the third wave aimed to address a wider range of women's experiences. It emphasized diversity, individuality, and inclusiveness. अब हम फेमिनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फेज समझेंगे जिसे थर्ड वेव फेमिनिज्म कहा जाता है। थर्ड वेव फेमिनिज्म कब शुरू हुआ था? 1990s में। ओके, ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म की लिमिटेशन के रिस्पॉन्स के रूप में इमर्ज हुई थी। सेकेंड वेव मेनली किस पे फोकस करती थी? इक्वल राइट्स हो गया, वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रिप्रोडक्टिव राइट्स हो गए। लेकिन जो थर्ड वेव फेमिनिज्म थे उसमें वुमेन के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया था। ठीक है, फोकस कहाँ था? डाइवर्सिटी पे, इंडिविजुअलिटी पे और इंक्लूसिवनेस पे। अब हम इसका मतलब देखते हैं। थर्ड वेव फेमिनिज्म रिकॉग्नाइज दैट women come from different social, cultural, economic and racial background. It argues that there is no single experience that represents all women. Therefore, feminism should consider differences based on race, class, religion, ethnicity, sexuality and nationality. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि थर्ड वेव फेमिनिज्म का मानना ये है कि सभी वुमेन के लाइफ एक्सपीरियंस सेम नहीं होते। हर वुमेन अलग बैकग्राउंड से आती है, किसी की रेस अलग है, तो किसी का रिलीजन अलग है, किसी की सेक्सुअलिटी अलग है, किसी की नेशनलिटी अलग है। तो इससे एक सिंगल डेफिनेशन सब वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, सब अलग अलग है। मूवमेंट इंडिविजुअलिटी एंड इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करता है कि हर वुमेन अलग है, एक वर्ड या एक डेफिनेशन हर वुमेन को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। द मूवमेंट encouraged women to define feminism in their own way, to express their identities freely. It rejected the idea that women face the same problem in same manner. अब इस मूवमेंट ने encourage किया women को कि वो अपने हिसाब से फेमिनिज्म को डिफाइन करें और अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ खुलकर एक्सप्रेस करें। और ये जो मूवमेंट है ये इस आइडिया को रिजेक्ट करता है कि हर वुमेन सेम प्रॉब्लम सेम मैनर में फेस करती है। इट रिजेक्टेड द आइडिया दैट ऑल वुमेन फेस द सेम प्रॉब्लम इन सेम मैनर। ठीक है, हर औरत अलग अलग चीज़ें फेस करती है। किसी के लिए एजुकेशन बहुत ईजी है लेकिन वो शादी अपने फैमिली के हिसाब से ही करेगी, तो सबके लिए चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म, क्या मेन फीचर्स है? लेट्स सी। Focus on diversity. Third wave feminism highlights the experience of women from different backgrounds. It pays special attention to the voice of women who often ignored in earlier feminist movements such as women of color, working class women, LGBTQ+ individual. अब थर्ड वेव फेमिनिज्म डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देती है। ये उन वुमेन की वॉइस को हाईलाइट करती है जो पहले इग्नोर कर दी जाती थी, जैसे वुमेन ऑफ कलर हो गया, वर्किंग क्लास वुमेन हो गया। इस मूवमेंट का जो एम है वो फेमिनिज्म को सबके लिए इंक्लूसिव बनाना था। ठीक है, किसका? इस मूवमेंट का, थर्ड वेव फेमिनिज्म का। इंडिविजुअल चॉइस एंड फ्रीडम। द मूवमेंट सपोर्ट वुमेन्स राइट टू मेक हर ओन चॉइसेस रिगार्डिंग एजुकेशन, करियर, family, clothing, lifestyle. It believes that empowerment comes from having the freedom to choose. अब सेकेंड पॉइंट पे बात होती है फ्रीडम की। ये मूवमेंट वुमेन की पर्सनल फ्रीडम को सपोर्ट करती है। हर वुमेन को राइट होना चाहिए डिसाइड करने का कि वो कौन सा एजुकेशन मतलब अपने लिए ले सकती है, कौन सा करियर सेलेक्ट कर सकती है, फैमिली, शादी, ठीक है, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल। हर वुमेन को राइट है कि वो खुद से अपने लिए सिलेक्शन करे। अगर कोई वुमेन करियर चूज़ करना चाहती है या होम मेकर बनना चाहती है तो दोनों चॉइस को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। यही इस पॉइंट का मतलब है। इंटरसेक्शनलिटी। A key idea of third wave feminism is intersectionality. This means that gender discrimination is often connected with different forms of inequality such as racism, class discrimination, caste-based discrimination. अब इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शनलिटी का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जेंडर के बेसिस पे नहीं होता है। कई बार एक वुमेन को एक साथ कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी,
ठीक है, साथ में ही तुम इस जाति की हो तब तो तुम्हें ये चीज़ और नहीं मिलेगी। तो कास्ट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से विमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। यूज़ ऑफ मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। थर्ड वेव फेमिनिस्ट यूज मीडिया, लिटरेचर, म्यूजिक एंड इंटरनेट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन राइट। दे चैलेंज स्टीरियोटाइप अबाउट विमेन इन पॉपुलर कल्चर। अब क्या बात होती है, अब थर्ड वेव फेमिनिस्ट ने मीडिया और पॉपुलर कल्चर का यूज़ करके अवेयरनेस स्प्रेड की, जैसे टीवी हो गया, बुक हो गया, मैगज़ीन हो गया। इन मीडियम के थ्रू जेंडर इक्वालिटी के जो मैसेजेस हैं वो लोगों तक पहुंचाए गए। एडवर्टाइजमेंट और मूवीज़ में वुमेन को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, इस पर भी क्वेश्चन उठाए, ताकि जो फेमिनिस्ट का जो स्टेरियोटाइप्स है उसे चैलेंज किया जा सके। जैसे विमेन सिर्फ घर के लिए, घर के कामों के लिए बनी है, इस चीज़ पे सवाल उठाए गए कि ऐसे क्यों, क्या एक वुमेन बाहर का काम नहीं कर सकती क्या। तो इन चीज़ों पर भी बहुत क्वेश्चंस उठाए गए थे। या लीडरशिप रोल सिर्फ मेन के लिए ही सूटेबल हैं, वुमेन क्यों नहीं कर सकती ये सारे रोल। तो ये ऐसे जो स्टीरियोटाइप्स हैं उसको रिजेक्ट किया गया। तो अचीवमेंट क्या है इसकी, हम ये देखते हैं। अचीवमेंट ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म: an increased awareness about diversity among women, promoted acceptance of different identities and lifestyle, encouraged discussion on sexuality, body image and gender equality, helped make feminism more inclusive and ग्लोबल। अब सबसे पहले लोगों को समझ में आया कि वुमेन एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हर वुमेन की सिचुएशन और चैलेंजेस अलग होते हैं। ठीक है, थर्ड वेव फेमिनिज्म ने सोसाइटी में डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को एक्सेप्ट करने की अवेयरनेस क्रिएट की, जैसे डिफरेंट कल्चर हो गया, डिफरेंट लाइफस्टाइल हो गया। ठीक है, इन सब को एक्सेप्ट करना है। सेक्सुअलिटी पे अगर हम बात करें तो पहले इन टॉपिक्स पर ओपनली बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब इस फेमिनिज्म, ये जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है, इसने डिस्कशन को एनकरेज किया, बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हुई और फेमिनिज्म को ग्लोबल एंड इंक्लूसिव बनाया। ये मूवमेंट सिर्फ वेस्टर्न वुमेन तक लिमिटेड नहीं था, दुनिया की अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे जो वुमेन की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी गई, तो इसलिए फेमिनिज्म और ज़्यादा इंक्लूसिव बन गया। क्रिटिसिज्म हम देखते हैं। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट थर्ड वेव फेमिनिज्म लैक्स अ क्लियर एजेंडा एंड फोकस टू मच ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। अदर बिलीव दैट इट इज़ ब्रॉड अप्रोच एंड समटाइम्स मेक कलेक्टिव एक्शन डिफिकल्ट। अब यहाँ पर हर मोमेंट की तरह इस मोमेंट को भी कुछ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। सबसे पहला, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है उसका कोई क्लियर एजेंडा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक को कवर करता है। तो आपने कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि आप क्या चाहते हैं। सेकंड क्रिटिसिज्म की बात करें हम तो कुछ लोग क्या मानते हैं कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और इस वजह से जो कलेक्टिव एक्शन है वो वीक पड़ सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या है, एजेंडा कुछ क्लियर नहीं है और क्या बताया जा रहा है कि आप अगर एक साथ कोई कलेक्टिव एक्शन लेंगे तो वो वीक पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है उसे फॉलो करना। कंक्लूजन हम देखते हैं, थर्ड वेव फेमिनिज्म प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपांडिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड इट emphasized diversity, inclusion and individual freedom while recognizing that women face different form of discrimination. By giving voice to diverse group of women, it helped create a more inclusive understanding of gender equality and women's right. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट को एक्सपांड किया गया है। ठीक है, इस वेव में इसने क्या एम्फसाइज़ किया गया है कि वुमेन को डाइवर्सिटी मिले, उनको इंक्लूजन मिले और इंडिविजुअल फ्रीडम मिले कि वो अपनी लाइफ, अपनी डिसीजंस खुद ले सकती हैं, वाइल रिकग्नाइजिंग दैट कि वुमेन बहुत सारी तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। तो इन्हें एक आवाज़ दी गई ताकि वो थोड़ा इंक्लूसिव फील कर सके और साथ में हम जेंडर इक्वालिटी को समझ सके एंड वुमेन्स को राइट प्रोवाइड कर सके, इन्हें भी समझ सके, वुमेन्स के राइट को भी समझा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द व्यूज ऑफ वेबर ऑन द रिलीजियंस इन इंडिया एंड चाइना। Sociologist Max Weber studied the relationship between religion and society. He wanted to understand how religion belief influence economic activities, social behavior and social change. In this work on India and China, Weber compared Hinduism, Buddhism and Confucianism with the Western
Christianity. He tried to explain why modern capitalism developed in the West but not in India and China. सो मैक्स वेबर ये कौन थे? ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, इसे याद रखना है आप लोगों को। मैक्स वेबर कौन थे? जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या पढ़ा था? रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। तो उनका मेन क्वेश्चन क्या था कि कुछ सोसाइटीज़ हैं वो इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप क्यों हुई और कुछ क्यों नहीं हो पाई। तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने इंडिया एंड चाइना के रिलीजन्स को स्टडी किया। ठीक है, वेबर ने क्या कंपेयर किया था? हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड कन्फ्यूशियनिज्म विद वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि वाई मॉडर्न कैपिटलिज्म डेवलप्ड इन वेस्ट लेकिन इंडिया और चाइना में क्यों एक्सपांड नहीं हो पाया ये। लेट्स सी वेबर्स व्यूज़ ऑन रिलीजन इन इंडिया। अब इनका रिलीजन इन इंडिया को लेके क्या व्यू है? अकॉर्डिंग टू वेबर, इंडियन सोसाइटी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म एंड द कास्ट सिस्टम। हम किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे? हिंदुइज्म से और कास्ट सिस्टम से। ही बिलीव दैट कास्ट सिस्टम डिवाइडेड पीपल इंटू डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। इनके हिसाब से जो वेबर है, इनके हिसाब से जो कास्ट सिस्टम है तो इसकी वजह से बहुत सारे सोशल ग्रुप बन चुके हैं और सोशल मोबिलिटी है वो भी लिमिट हो चुकी है। इंडिविजुअल वो एक्सपेक्टेड टू फॉलो द ड्यूटीज़ ऑफ देयर कास्ट रेदर दैन परस्यू इकोनॉमिक एडवांसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन लोअर कास्ट में बॉर्न हुआ है तो उसके लिए सोशल पोजीशन चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो वेबर के अकॉर्डिंग ये सिस्टम इकोनॉमिक प्रोसेस को काफ़ी स्लो कर देगा। ठीक है, इंडिविजुअल वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द ड्यूटीज़ ऑफ देयर कास्ट रेदर दैन परस्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनके हिसाब से ये था कि आप अपनी जो कास्ट के रूल्स है उन्हें ही फॉलो कीजिए। वेबर आर्ग्यूड दैट Hinduism emphasizes such concepts such as karma, dharma, rebirth. People believe that their present social position was the result of action performed in previous life. Therefore, many accepted their social status instead of trying to change it. अब वेबर ने क्या आर्ग्यू किया कि ये जो कंसेप्ट है हिंदुइज्म के, कर्म, धर्म और रीबर्थ, पुनर्जन्म, तो इस पर उन्होंने थोड़ा फोकस किया। लोग जो सोचते हैं कि आज हमारी जो कंडीशन है वो हमारे पिछले जन्मों का फल है, तो वो कोशिश ही नहीं करते अपना सोशल स्टेटस को चेंज करने की। ही ऑल्सो स्टडीड बुद्धिज्म विच टीचर्स डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिज़ायर एंड द सर्च फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। वेबर believed that this focus on spiritual liberation reduced interest in economic and material achievement. As a result, religion in India encouraged spiritual goals rather than economic development. इन्होंने और क्या पढ़ा है? बुद्धिज्म भी पढ़ा है, जिसने उन्होंने क्या सिखाया कि डिटैच कीजिए अपने आप को, अपनी इच्छाओं से आप अपने आप को अलग कर लीजिए एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का भी ध्यान कीजिए, मतलब उसे ढूंढिए। तो वेबर क्या बिलीव करते थे कि दिस फोकस ऑन स्पिरिचुअल लिबरेशन रिड्यूस। तो वेबर के अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म मटेरियल सक्सेस के बजाय स्पिरिचुअल लिबरेशन को इम्पोर्टेंस देता था यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक अचीवमेंट प्राइमरी गोल कभी बन ही नहीं पाती थी, क्योंकि सबका फोकस कहाँ था? सबका फोकस था कि वो स्पिरिचुअल हो जाएं, सब स्पिरिचुअली मतलब काम करें। करेक्ट। Moving on to next, Weber's view on religion in China. Weber examined Chinese religion, especially Confucianism and Taoism. He considered Confucianism and the dominant influence on Chinese society. It emphasized social harmony, respect for authority, family loyalty and moral behavior. अब यहाँ पे जो चाइना की रिलीजन है उसकी बात की जा रही है। मैक्स वेबर ने चाइनीज सोसाइटी को भी समझने के लिए मेनली दो रिलीजन्स एंड फिलोसोफर्स का स्टडी किया, फिलोसफीज़ का स्टडी किया है। सबसे पहला है कन्फ्यूशियनिज्म एंड ताओइज्म। ओके, उनका मानना ये था कि इन दोनों ने चाइनीज सोसाइटी की वैल्यूज़ एंड बिहेवियर को डीपली इन्फ्लुएंस किया है, तो इसलिए उन्होंने इसे एग्जामिन किया। कन्फ्यूशियनिज्म चाइनीज सोसाइटी की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलॉसफी मानी जाती है। कौन? कन्फ्यूशियनिज्म। ये चाइना की, याद रखना आप लोग, ठीक है, चाइनीज सोसाइटी की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलॉसफी मानी जाती है। कन्फ्यूशियनिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले सोशल हार्मनी। ठीक है, सोशल हार्मनी पे इस पर फोकस किया गया है।
According to Weber, Confucianism encouraged people to adjust the existing social order rather than transform it. Chinese scholar and official always valued education, tradition and administrative duties more than entrepreneurial activities. अब वेबर के हिसाब से कन्फ्यूशनिज्म ने लोगों को एनकरेज किया कि आप जिस तरह से रह रहे हैं आप वैसे ही रहिए, बदलने की ज़रूरत नहीं है. चाइनीज़ के स्कॉलर एंड ऑफिशियल्स वैल्यूड एजुकेशन, ट्रेडिशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ मोर देन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़. अब ये जो चाइनीज़ के स्कॉलर्स हैं, इन लोगों ने एजुकेशन, ट्रेडिशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया रादर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ को लेकर. ठीक है, उनका फोकस ज़्यादा कहाँ पे था? एजुकेशन, ट्रेडिशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को लेकर. वेबर ऑल्सो नोटेड दैट ताओइज्म promoted harmony with nature and personal balance. Like the state of India, it did not encourage any kind of disciplined economic behavior that Weber associated with modern capitalism. वेबर ने और क्या नोटिस किया कि जो ताओइज्म है इसमें प्रमोट क्या किया जा रहा है? हार्मनी को प्रमोट किया जा रहा है, किसके साथ? नेचर के साथ, और पर्सनल बैलेंस को भी प्रमोट किया जा रहा है. लाइक द रिलीजन्स ऑफ इंडिया, बाकी जो रिलीजन्स हैं इंडिया के, इट डिड नॉट encourage any kind of discipline economic behavior that Weber associated with modern capitalism. अब जिस तरह से जो इंडिया के रिलीजन हैं उसमें किसी भी तरह का एनकरेज नहीं किया जाता है कि आप डिसिप्लिन इकोनॉमिक बिहेवियर ही मेंटेन कीजिए, लेकिन ये किसने किया है? वेबर ने किया है. किससे एसोसिएट करके? मॉडर्न कैपिटलिज्म से कनेक्ट करके. Comparison of India and China. Weber believed that both Indian and Chinese religion focused more on maintaining social order and spiritual values than on economic growth. In India, the caste system and belief in karma shaped social life. In China, Confucian ethics stressed social harmony and adaptation to tradition. Therefore, neither society developed the same capitalist spirit that the Weber found in Protestant Europe. तो वेबर के व्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं. सी, इंडियन रिलीजन किस पे फोकस करती है? कर्म पे, धर्म पे, रीबर्थ पे, है ना. तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता था. लेकिन चाइना में क्या फोकस किया जाता है कि सोशल हार्मनी मेंटेन रहे, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट हो, फैमिली की लॉयल्टी हो, ट्रेडिशन पे फॉलो किया जाए. तो वहाँ पे इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था. तो देयरफॉर नीदर सोसाइटी डेवलप द सेम कैपिटलिस्ट स्पिरिट दैट वेबर फाउंड इन प्रोटेस्टेंट यूरोप. पे जो सिमिलैरिटी है दोनों सोसाइटी में, रिलीजन सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता था. दोनों जगह स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ को इकोनॉमिक सक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. अब डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कास्ट सिस्टम और कर्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट. चाइना में कन्फ्यूशियन एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. वेबर का कंक्लूजन बताऊँ तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया एंड चाइना दोनों में रिलीजन्स ने सोशल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथ किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो कैपिटलिस्ट स्पिरिट डेवलप नहीं की जो वेबर ने प्रोटेस्टेंट यूरोप में देखी थी. ठीक है, जो उन्होंने वहाँ पे देखी थी वो स्पिरिट यहाँ पे वो डेवलप नहीं कर पाए. इसी वजह से मॉडर्न कैपिटलिज्म वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा डेवलप हो चुका है. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, आप थोड़ा एक बार रिपीट करके देख लेना, ईजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं वो थोड़े नए हैं और थोड़े अलग हैं. तो आपको अगर ना समझ आए तो आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं सॉल्व करूँगी आपके कमेंट. ओके, लेट्स सी द कंक्लूजन. Weber argued that religion plays an important role in shaping society and economic life. बिल्कुल सही, रिलीजन से ही तो हमारी सोसाइटी बनती है. He believed that Hinduism, Buddhism and Confucianism and Taoism encourage spiritual and social stability rather than capitalist development. Although many scholars have criticized some of Weber's conclusion, his analysis remain important in understanding the relationship between religion, culture and social change. हम सब जानते हैं कि इन चीज़ों का हमारी लाइफ पे कितना असर पड़ता है, करेक्ट. हमारा जो डे टू डे लाइक रूटीन है वो हमारे रिलीजन से ही डिपेंड करता है. ठीक है, कुछ लोग सुबह जाके मंदिर जाते हैं, कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? रिलीजन से आ रही है. तो उनका ये मानना था कि इस जो रिलीजन है, ये जो 4 तरह के रिलीजन यहाँ पे बताए गए हैं, इसकी वजह से स्पिरिचुअल एंड सोशल स्टेबिलिटी काफ़ी इंकरेज हुई है रादर देन कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के.
ओके और बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन उनका जो एनालिसिस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम रिलेशनशिप समझ पाएँ। किसके बीच में रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, सोशल चेंज हो गया, हमें ये समझने के लिए उनका एनालिसिस समझना ज़रूरी है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दलित पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। लेट्स सी, Dalit perspective is an important way of understanding Indian society. The term Dalit refers to those communities that were historically treated as untouchables, ठीक है, जिन्हें अछूत कहा जाता था, and the placed at the lowest level of caste system. हम सब जानते हैं कि दलित लोगों को बहुत lowest level of caste system माना जाता था. The Dalit perspective highlight the experience, struggle, aspiration of these marginalized group. It helps us to understand the realities of inequality, discrimination, social injustice of India. अब इनको जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होती हैं. इनइक्वालिटी उन्हें फेस करना पड़ रहा है, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो दलित हैं और उनकी जो जगह है हमारी कास्ट में वो सबसे लोएस्ट लेवल पे है. ठीक है, तो हम अब इनका पर्सपेक्टिव समझेंगे टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी. अंडरस्टैंडिंग सोशल इनइक्वालिटी, वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द दलित पर्सपेक्टिव इज दैट इट रिवील्स डीप रूटेड इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी. अब इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बताएगा कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी का जो जो रूट्स हैं, इनइक्वालिटी के रूट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, वो हमें इनके पर्सपेक्टिव से पता चलेगा. While traditional studies often focused on social harmony and cultural tradition, the Dalit viewpoint draws attention to the discrimination faced by lower caste. It shows how caste has influenced access to education, employment, land and social status. अब उनकी जो जगह है सोसाइटी में वो काफ़ी लो रखी जाती है. ठीक है, उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ठीक से नहीं दी जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो सबसे लोअर हैं, सबसे मतलब उन्हें बहुत छोटा माना जाता है कि तुम्हें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रहने दो. और उनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत लो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसे फेस करना पड़ रहा है? दलित को. Challenging the caste system, the Dalit perspective questions the legitimacy of caste system. It argues that caste-based discrimination is not natural but social construction created to maintain inequality. अब आप देखिए, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम पे ये एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि ये क्या है, क्यों है. ठीक है, ये नेचुरल है कि भगवान ने बोला है कि ये सब करने? नहीं, सोशल कंस्ट्रक्शन है, लोगों ने ये चीज़ें बनाई. और देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता. ठीक है, हर काम की एक वैल्यू होती है, एक इम्पॉर्टेंस होती है. तो ये सब लोगों ने बनाया है कि अरे ये तो अछूत है, इनसे दूर रहो, इन्हें साइड में रखो, अलग से रखो, इनसे बात मत करो. तो दलित थिंकर्स एंड लीडर्स हैव चैलेंज द प्रैक्टिस सच एज अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन एंड कास्ट बेस्ड ऑपरेशन. ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती कि क्यों होती है हमारी कास्ट में. करेक्ट, ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करती हमारी इंडियन सोसाइटी. हर इंसान को हक है एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने का. ठीक है, डिग्निटी के साथ जीने का. तो ये चीज़ें गलत हैं. तो दलित के जो थिंकर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने इन चीज़ों पे बहुत क्वेश्चंस उठाए कि ये सब क्यों है, ये सब नहीं होनी चाहिए. देयर आइडियाज़ एनकरेज इक्वालिटी, डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल. इनके जो आइडियाज़ थे इन लीडर्स के, वो क्या प्रमोट कर रहे थे कि हर इंसान को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, डिग्निटी के साथ रहने को मिलना चाहिए और ह्यूमन राइट्स भी होने चाहिए. Giving voice to marginalized. For a long time, the experience of Dalit were ignored in the mainstream history and sociology. The Dalit perspective brings these voices into center of social analysis. It highlights the everyday struggle of Dalit and helps society to understand their problem from their own point of view rather than through view of dominant caste. अब काफ़ी वक्त तक जो दलित के एक्सपीरियंस है उन्हें इग्नोर किया गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो छोटे लोग हैं, अछूत हैं, इन पे ध्यान मत दो. तो अब इनकी जो वॉइस है, अब इनके जो पर्सपेक्टिव है, वो अब सेंटर बन चुके हैं. किस चीज़ के? सोशल एनालिसिस के. ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है. ये साथ साथ ये भी चीज़ें हाईलाइट होती है कि उनके साथ डेली क्या स्ट्रगल वो लोग फेस कर रहे हैं. अब सोसाइटी में भी लोगों को समझ में आता है कि दलित लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, किसी दलित को कुएं से पानी लेना था, है ना,
लेकिन उसे भगा दिया कि नहीं आप जाओ यहाँ से, ठीक है। किसी कोई दलित मंदिर में गया तो उसे वहाँ से भगा दिया। तो ये चीज़ें अगर वो खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से सोसाइटी को समझ में आएगा, करेक्ट। जबकि अगर कोई बड़ी कास्ट वाला बोल दिया कि अरे हमने तो ऐसे ही बोला था, इन्होंने ही ज़्यादा ऐसे दिल पे ले लिया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो ये तो अपना ही अपने आप को ही सेव करेंगे। लेकिन जब आप दलित से बात करोगे तो उनका जो रियल एक्सपीरियंस है, उनकी जो रियल स्ट्रगल्स है, वो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, सोसाइटी को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन। कंट्रीब्यूशन टू सोशल चेंज। दलित मूवमेंट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इनके जो मूवमेंट्स हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है कहाँ पर, सोशल रिफॉर्म में और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में। Leaders like B.R. Ambedkar fought against caste discrimination, work for equal rights. B.R. Ambedkar जी ने caste discrimination के लिए बहुत काम किया, बहुत लड़ाई लड़ी, और साथ में ही उन्होंने इक्वल राइट्स पे भी बहुत काम किया। दलित पर्सपेक्टिव हैज़ इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन, रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल वेलफेयर। इट हैज़ स्ट्रेंथन द फाइट फॉर सोशल जस्टिस इन इंडिया। दलित का जो पर्सपेक्टिव है इसकी वजह से पॉलिसीज़ में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कि ठीक है दलित लोगों का जो परसेंट है हमारा पॉलिटिकल में वो इतना रहेगा, सोशल वेलफेयर में भी उन्हें पार्टिसिपेशन करवाया जाएगा। तो ओवरऑल किसके लिए ये हेल्पफुल रहा? दलित लोगों के लिए, ठीक है। इट हैज़ स्ट्रेंथन द फाइट फॉर सोशल, उन्हें जस्टिस के लिए भी ये एक चीज़, तो ये चीज़ सोशल जस्टिस में भी उन्हें काम आई। अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडिया। द दलित पर्सपेक्टिव हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैनी कंटेम्प्रेरी इशूज such as caste violence, discrimination, poverty, and social exclusion. It also explains the importance of constitutional right, affirmative action, and social movements. Without understanding Dalit experience, it is difficult to understand the structure and the functioning of Indian society. दलित पर्सपेक्टिव सिर्फ हिस्टोरिकल इशू नहीं है, ये आज के इंडिया को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का मतलब क्या होता है? आज भी कई इश्यूज़ कास्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना, कास्ट वायलेंस हो गया, पॉवर्टी हो गया, सोशल इंक्लूजन हो गया। सो दलित पर्सपेक्टिव इन इश्यूज़ को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं ना। दलित पर्सपेक्टिव हमें ये भी समझाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी में इक्वालिटी इंश्योर करनी है तो हमें क्या चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन को हमें रोकना चाहिए और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए। ये सब आइडियाज़ दलित पर्सपेक्टिव के कोर में है, ठीक है। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझ में आ गया कि पावर किसके पास है, ये भी हमें पता चल जाएगा कि दलित जब भी अपना पर्सपेक्टिव देगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि पावर किसके पास है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इनइक्वालिटी कैसे मेंटेन होती है, सोशल चेंज कितना पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हमें पता चलेगी? दलित पर्सपेक्टिव के थ्रू। बिना इन्हें समझे हम इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी नहीं समझ पाएंगे, ना ही हम इसकी फंक्शनिंग समझ पाएंगे। कंक्लूजन हम देखते हैं, द दलित पर्सपेक्टिव इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी बिकॉज इट एक्सपोजेस सोशल इनइक्वालिटीज, चैलेंज कास्ट ऑपरेशन एंड प्रमोट जस्टिस एंड इक्वालिटी. It provides a more complete and realistic picture of Indian social life by giving importance to the experienced marginalized communities. Therefore, the Dalit perspective remains a valuable tool for studying and improving Indian society. अगर हमें Indian society समझना है, दलित का पर्सपेक्टिव समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक पावरफुल सोशोलॉजिकल अप्रोच है। ये सोशल इक्वालिटीज़ को, इनइक्वालिटीज़ को एक्सपोज करेगा, कास्ट सिस्टम को चैलेंज करेगा, मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ है उनको भी वॉइस देगा, सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा, मॉडर्न इंडिया के इश्यूज़ को भी समझने में ये हेल्प करेगा। यू अंडरस्टूड? ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं यहीं हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।